दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कहने के लिए तो खाड़ी के जो देश हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे मुल्क हैं जो ईरान पर इजराइल के हमले को अनप्रोवोक, अनएथिकल, यूएन चार्टर के खिलाफ, दुनिया की पीस को ख़त्म करने वाला, साथ में पर्टिकुलरली गल्फ में शांति जो है उसमें खलल डालने वाला, ये सब बता रहे हैं। लेकिन सच पूछिए दोस्तों तो गल्फ में बहुत कम देश ऐसे हैं जो जेन्युइनली इजराइल के खिलाफ हैं या जो जेन्युइनली अगर कहा जाए कि ईरान के पक्ष में है। बहुत कम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। दोरंगी चाल उनकी है। कहने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इजराइल ने ऐसा किया, ईरान की सार्वभौमिकता का उल्लंघन किया है, उस पर अटैक किया है, यूएन चार्टर का विरोध किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन सारे के सारे अपने इंटरेस्ट के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार रहने वाले ये सभी मुल्क हैं, ज़्यादातर मुल्क हैं। सभी नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादातर मुल्क हैं। और उसकी वजह है अमेरिका। अमेरिका इन सभी मुल्कों को बांधे रखता है, जैसे एक सूत्र में पिरो कर रखता है। और ये दोस्तों महज संयोग नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप दो बार राष्ट्रपति, एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, दूसरी बार इस बार आए हैं। दोनों बार जब वो राष्ट्रपति पद संभाले, उसके बाद यात्राएं जो शुरू की फॉरेन कंट्रीज की, तो हमेशा उन्होंने चुना खाड़ी के देशों को। इस बार भी वो सऊदी अरब आए, यूएई आए, इस तरह के मुल्कों की तरफ उनका रुझान रहा। दोस्तों अब आपको मैं बताऊं कि ये सभी देश, ज़्यादातर जो गल्फ कंट्रीज के देश है, उन्होंने कई बार पिछले 3 दिनों में कई बार उनके बयानात आए हैं, कभी विदेश मंत्री का, कभी किसी का, कभी किसी का। और एक बात जरूर कही गई है, अगर जॉर्डन जैसे देश को छोड़ दिया जाए या मोरक्को को भी छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं गल्फ के या आसपास के, उन्होंने केवल इन 2 देशों को छोड़कर सबने ये कहा है कि भाई इजराइल का जो हमला है वो वायलेट करता है बहुत सारे वैल्यूज़ को, जो कि विश्व शांति के लिए, दुनिया के लिए, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप देखिए कि दोरंगी चाल कैसे है, इनमें मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे देश हैं जिन देशों के एयर स्पेस से होकर इजराइल अपने ड्रोन या अपनी मिसाइलें चला रहा है। अब आप जॉर्डन है, इराक है, सऊदी है, इनका एयर स्पेस जो है इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी बाकायदे रिपोर्ट्स हैं। और ये रिपोर्ट्स को कभी खंडित नहीं किया गया, इसका कॉन्ट्रडिक्शन कभी नहीं आया। तो अगर जॉर्डन, इराक, सऊदी, इस तरह के जो देश हैं, इनका एयर स्पेस अगर इजराइल इस्तेमाल कर रहा है तो उनसे पूछे बगैर तो नहीं कर रहा है। और अगर पूछे बगैर कर रहा है तो अब तक इन मुल्कों ने रास्ता उसका बाधित क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों अल्टीमेटम नहीं दिया? अगर अल्टीमेटम दिया होता तो पूरी दुनिया को मालूम हो गया होता। लेकिन ये सिर्फ 3 देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक जो जानकारी आई है, कम से कम 6 देशों में, 6 देशों के एयर स्पेस को इजराइल ने इस्तेमाल किया है ईरान पर गोलाबारी के लिए या मिसाइल दागने के लिए। उनमें ऐसे भी कुछ देश हैं जो कि गल्फ के नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन उनको लेकर थोड़ी कंफर्मेशन अभी बाकी है, इसलिए मैं नाम सीधे नहीं ले रहा हूं। तो दोस्तों ये जो स्थिति है, इसको आप क्या कहेंगे? सभी लोग जो दूसरे बिल्कुल अलग ब्लॉक में खड़े हैं, जैसे टर्की है या दूसरे बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, इजिप्ट का भी नाम लिया जा सकता है, ये मुल्क आमतौर पे खुलकर आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए ईरान को, तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें ईरान है, इसमें चाइना है। ये 2 देश बड़े देश हैं जो खुल करके ईरान का साथ दे रहे हैं और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान के सपोर्ट जितना हमसे मांगेगा हम सपोर्ट देने को तैयार हैं, ये भी कह रहे हैं।
और दूसरी तरफ इजराइल है जिसके लिए पूरा अमेरिका है और अमेरिका के समर्थक देश हैं। इसके अलावा यूरोप के बड़े बड़े मुल्क हैं इंक्लूडिंग फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। तो दुनिया की जो सारी महत्वपूर्ण ताकतें हैं वो इजराइल के साथ हैं और दुनिया ये सब जानती है कि इजराइल ने ही पहले हमला किया है। हमलावर देश तो इजराइल है, ईरान नहीं है। ईरान ने तो अपने बचाव में गोलाबारी की है या जो भी मिसाइलें दागी हैं या ड्रोन चलाए हैं। तो ये पहलू उभर कर आ रहा है कि क्या 30-40 सालों से गल्फ कंट्रीज ने कोई सबक नहीं लिया कि अमेरिका की नीति गल्फ के बारे में क्या है या पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में क्या है। एक जमाने में दुनिया जानती है कि कैसे इराक और ईरान को लंबी लड़ाई में नत्थी किया गया और फिर कैसे इराक में सद्दाम हुसैन पर आरोप लगा कि इसके पास रासायनिक हथियार हैं, न जाने कौन कौन से हथियार हैं, जानलेवा हैं, विनाशकारी हैं, पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे और उनकी घेराबंदी कर ली गई। और जब उनको मार डाला गया तो पता ये चला कि सद्दाम हुसैन के पास कुछ भी नहीं था ऐसा जो दुनिया के लिए विनाशकारी हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गल्फ की जो पूरी पॉलिटिक्स है, सभी देशों के अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं और सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर वो ज्यादा सजग हैं। और चूंकि ज्यादातर मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए जो बादशाह है या जो राजा है या जो किसी तरह इलेक्टेड भी अगर आया है तो वह सिर्फ अपना देखता है कि उसके इक्वेशन सुपर पावर से और मेजर पावर्स के साथ कैसे हैं और कैसे बनाकर रखना है सो दैट कि कहीं सत्ता से बेदखली न हो जाए। और दुनिया में सत्ता पलट का जो पूरा का पूरा अभियान चलता है, हम सब जानते हैं दोस्तों वो किधर से और कहां से चलता है। लैटिन अमेरिका इसका भुक्तभोगी है, गल्फ इसका भुक्तभोगी है और एशिया के भी कुछ मुल्क भुक्तभोगी रह चुके हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी आज है कि जो खाड़ी के देश हैं वो इतिहास से वाकई सबक नहीं ले रहे हैं। इसलिए सबक नहीं ले रहे हैं कि उनके अपने जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुतों को लगता है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर वो हो गया तो उसका दबदबा पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में छा जाएगा। लेकिन केवल न्यूक्लियर पावर हो जाने से पूरे एक रीजन में दबदबा नहीं हो जाता दोस्तों। इसका उदाहरण दक्षिण एशिया है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि इस पूरे रीजन में इन दोनों देशों का दबदबा है? ऐसा तो नहीं माना जा सकता। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब छोटे छोटे देश हैं। बांग्लादेश छोटे मुल्क हैं लेकिन अपने तय और कई बार पाकिस्तान और इंडिया के मामले में बहुत क्रिटिकल भी कई बार नजर आते हैं। तो इसलिए गल्फ का ये सोचना, गल्फ कंट्रीज का ये सोचना कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो दबदबा इतना हो जाएगा कि कोई बोल नहीं पाएगा, मुझे लगता है ये लॉजिक सही नहीं है। जो बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये बात आ रही है, इसलिए मैंने ये बात उठाई। दरअसल उनका असल जो मसला है वो अमेरिका से उनके रिश्ते हैं और अमेरिका जानता है कि इनका इस्तेमाल करके ही वह दुनिया पर बादशाहत जमाए रख सकता है। और तेल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और तेल और गैस दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप पाएंगे कि तेल और गैस से भरे हुए देशों के साथ अमेरिका हमेशा बेहतर रिश्ते रखना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि चूंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास पूरी दुनिया में बताते हैं कि 80 देशों में 700 के आसपास उसके तो सैन्य अड्डे हैं और इसमें अनेक ऐसे देश हैं गल्फ के जहां उसके अड्डे बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए तो अरब देशों में जो उसके सैन्य अड्डे हैं उसमें कतर है, यूएई है। कतर में तो बहुत बड़ा सैन्य बेस है उसका।
कुवैत है, जॉर्डन है, इराक है, बहरीन, इन तमाम मुल्कों में उसके सैन्य अड्डे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनका इस्तेमाल इस लड़ाई में अभी तक खुल करके अमेरिका ने कभी नहीं किया है। लेकिन इन मुल्कों में कईयों के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। अच्छी बात है कि अमेरिकी जो अड्डे हैं उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी अभी तक बनाए रखी है, क्योंकि अगर न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो ये युद्ध जो है, ये जो हालात जो हैं, ये बहुत खतरनाक मंजर की तरफ चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, गल्फ की इस पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका से इनके रिश्तों को समझा जाए, क्योंकि अमेरिका इस्लामिक वर्ल्ड में और गल्फ में भी न जाने कितने ऐसे उलटफेर कर और करा चुका है। उसको लगता है इन देशों को कि हमें अमेरिका को खुश रखना हमारी सेहत के लिए ठीक है, इसीलिए वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि यूएन चार्टर का विरोध कौन कर रहा है और कौन सार्वभौमिकता का उल्लंघन कर रहा है किसी एक मुल्क की, कौन वेस्ट एशिया की शांति के लिए खलल डाल रहा है। यकीनन वेस्ट एशिया की शांति प्रभावित होगी अगर ईरान को डिस्टेबलाइज पूरी तरह कर दिया जाता है। अगर रिजीम चेंज जैसी बात, जिसका बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल के लगातार उनके लोग चर्चा कर रहे हैं, वो स्वयं करते हैं, अगर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई ईरान में, तो निश्चित रूप से वेस्ट एशिया दशकों के लिए अस्थिरता की तरफ चला जाएगा। इसलिए गल्फ कंट्रीज़ की जो यूनिटी है वो एक ऐतिहासिक ज़रूरत भी है, लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज आपस में यूनाइट हो सकते हैं इस मुद्दे पर? मुझे फिलहाल नहीं लगता, लेकिन उनको चिंता जरूर है कि अगर ये लड़ाई लंबे समय तक चली तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। कई मुल्कों ने तो कह रखा है, अमेरिका से और दुनिया के और देशों से भी कह रहे हैं कि हम तो पानी के संकट से परेशान हैं। पानी का संकट है, पीने के पानी का, इस लड़ाई के चलने से लगातार। इसलिए दोस्तों, ये समझना बहुत कठिन है कि दुरंगी चाल क्यों है उनकी, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अनेक देशों ने, जिनके साथ ईरान के रिश्ते बहुत शानदार नहीं हैं, वे भी ईरान पर इस हमले की निंदा कर रहे हैं, खासकर इजराइल के इस हमले की निंदा कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। लेकिन बोलना कुछ अलग और करना कुछ अलग, ये दोनों में फ़र्क नज़र भी आ रहा है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।